नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो कि बहुत कॉमन है। इसका नाम है कार्डिक अरेस्ट। इसके लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रोफेसर नीरज पशरेचा, जिन्हें इस फील्ड में 42 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही इन्होंने क्रॉनिक डिजीजेस में और इनक्योरेबल डिजीज कंडीशंस में होम्योपैथी से काफी रिजल्ट्स पाए हैं। सर, आपका एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो से जानेंगे कार्डिक अरेस्ट के बारे में। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कि कार्डिक अरेस्ट आखिरकार होता क्या है? थैंक यू डॉक्टर मंजू, आपने यहाँ हमें बुलाया उसके लिए आपका धन्यवाद। और जो हम इतने सालों से करते आए हैं उसको सबके साथ शेयर करने का मौका दिया, थैंक यू। कार्डियक अरेस्ट एक प्रॉब्लम है बिल्कुल डिफरेंट हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ होती है कि हार्ट के एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और सिर्फ हार्ट के ही कुछ पार्ट को अफेक्ट करती है। वेयरएज कार्डियक अरेस्ट जो प्रॉब्लम है वो ऐसी है कि हार्ट एकदम से चलना बंद हो गया एंड द पेशेंट फेंट्स एंड अल्टीमेटली इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली विल पास अवे। और ये सिचुएशन को हम होम्योपैथी से अगर हमें मौका मिले तो हम पेशेंट की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं, करते भी हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेरी क्लिनिक मार्केट के बीचों बीच है, तो हमारे पास जो पेशेंट्स लेके आए जाते हैं, सर ये चलते चलते गिर गए, आप उनका बीपी चेक करें, हाई मिलेगा, उसके बाद एकदम से ड्रॉप आएगा, ये तो है हार्ट अटैक। लेकिन एक पेशेंट चलते चलते कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस, बीपी नॉर्मल है, गिरा और आप जब तक चेक कर रहे हो ना पल्स है ना बीपी है, ऐसे केसेस में अगर उनको इमीडिएटली होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी जाए तो बहुत जल्दी हम उस पेशेंट की मदद कर सकते हैं। पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो बाकी सब लाइफ सेविंग जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में जाके होना है उसका, लेकिन छोटी सी एक डोज अगर उसके मुंह में उस समय डाल दी जाए तो पेशेंट हमें इतना मौका दे देता है कि हम उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें। तो सर, अब जानते हैं कि जो कार्डिक अरेस्ट है इसके क्या सिम्टम्स हैं, मींस लोगों को कैसे पता चले कि मुझे कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, या उसे क्या फीलिंग्स होती हैं कि उसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए? ओके, कार्डियक अरेस्ट लाइक एनी अदर प्रॉब्लम बहुत सिम्टम्स देता है, पहले से देता है, वी कॉल देम प्रीकर्सर्स, ठीक है। और वो प्रीकर्सर सारी हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए मिलते जुलते से हैं। सबसे पहले किसी को फील होता है कि हार्ट में उसकी जो बीट्स हैं वो थोड़ी इरेगुलर हो गई, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सर मेरे को लगता है कि मेरी दूसरी या तीसरी हार्ट बीट मिस हो जाती है, और ये होता है, एक्चुअली होता है। पेशेंट ये कहता है जी मैं बड़ा लाइट हेडेड फील कर रहा हूँ आजकल, उठता हूँ तो चक्कर आते हैं, बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, काम करने का दिल नहीं करता, गाड़ी चलाता था अब गाड़ी चलाने में डर लगता है। ये तो है कॉमन सिम्टम। इसके अलावा पेशेंट का बीपी अगर ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत हाई है, लो जाता है, तो भी ऐसी ही प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, वेग सिम्टम्स हैं जिसको हम कोरिलेट भी नहीं करते हैं शायद कि हम उसको हार्ट से रिलेट करेंगे। आप बताइए आपको क्या फील होता है अगर कोई ऐसा सिम्टम कोई लेके अगर आपको आए तो आप उसको क्या रिलेट करेंगे? अब मैं आपसे सवाल करता हूँ उल्टा। चलो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे ही घर में मेरे फादर इन लॉ को काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, एंड ही इज सेइंग कि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भारीपन हो रहा है और ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, गैस्ट्रिक वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मैंने होम्योपैथी की डोसेज दी, क्योंकि मुझे क्लिक हो गया था ये माइनर हार्ट अटैक हो सकता है। मैंने होम्योपैथी की डोसेज दी एंड हमने उनको हॉस्पिटल भेजा एंड ही वॉज वेरी फाइन। कि उन्होंने जाके बोला कि डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी एंजियोग्राफी वगैरह करानी पड़ेगी, लेकिन
ही वॉज एबल कि वो अपने हॉस्पिटल तक आराम से पहुंच गए। राइट, बिल्कुल ठीक है। दिस इज व्हाट आई हाईलाइटेड कि अगर हम पेशेंट को उस समय देखें जब उसको कि एक्चुअल प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट हो रही है और उस समय उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दे दे तो वो काम करती है, तो वो काम करेगी ही करेगी। करती नहीं है, हाँ, करेगी ही फॉर श्योर। राइट। पेशेंट हमारे पास आता है, सर चेस्ट में बहुत टाइटनेस है, पेन नहीं है, सिर्फ टाइटनेस है, पकड़ के बैठा हुआ, क्या हुआ सर पता नहीं, बहुत पेन हो रहा है, टाइटनेस है, ऐसे दबा के बैठा हुआ है, पेन बाद में आएगी। नेक्स्ट कम्स द पेन। पेन यहाँ पे भी हो सकती है, रेफर्ड पेन उल्टे कंधे में भी हो सकती है, सीधे कंधे में हो सकती है, फिंगर टिप्स में जा सकती है, यहाँ पे ना हो, फिंगर टिप्स में जा सकती है, स्वेटिंग हो सकती है। स्वेटिंग के अलावा सिर्फ घबराहट, मुझे नहीं मालूम कुछ हो रहा है, मुझे नहीं मालूम कुछ हो रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग बहुत अच्छी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से पेशेंट की मदद कर सकते हैं। राइट। तो सर आप जानते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट है या फिर चलिए हार्ट अटैक भी है, तो इसके रीजंस क्या होते हैं, क्या कॉजेस क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो आज की डेट में हमें समझ में आता है वो है लाइफस्टाइल। और जब तक हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, शायद बहुत सारी बीमारियों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल से। फर्स्ट इज स्ट्रेस। आपको इतना स्ट्रेस है कि आपको ऑफिस टाइम से पहुंचना है, ट्रैवल टाइम 2 घंटे का है, 2 घंटे का ट्रैवल टाइम बैकवर्ड्स है, आपको उसके बाद घर के भी सारे काम देखने हैं। तो ये सब करने के लिए आपको इतना सब कुछ स्ट्रेस हो जाती है। फिर टारगेट्स हैं, ऑफिस में आपको टारगेट दे दिया गया, ये करना है ये करना है और इस टाइम में करना है, ठीक है। वो टारगेट्स प्लस बॉस का प्रेशर, अरे भाई ये काम बोला था नहीं हुआ अभी तक, क्या हुआ? आप कितनी देर तक उस प्रेशर को झेलोगे? अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी। और इसके अलावा हमारी जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जो फैमिलियल ट्रेट्स हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपकी फैमिली में पहले से हार्ट अटैक्स की या कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री है तो ये आपको ज़्यादा हो सकता है। या किसी भी वजह से आपकी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस आए हैं कि आप बाहर का खाना बहुत खा रहे हो, घर का खाना कम खा रहे हो। बाहर का ज़्यादा जितना खाएंगे, जितना उसमें मैदा होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ठीक है। इसके आगे और चलें, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में कहाँ आता है? आपको अगर पैरालिटिक अटैक की हिस्ट्री है फैमिली में तो आपको ये चीज़ें ज़्यादातर मिलेंगी। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि किसी हमारे पेशेंट ने जो हमारी जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको देखते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही किसी ने लिखा है कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है तो वो पेशेंट मेरे सामने ही है, तो मुझे क्या करना चाहिए एज अ नॉर्मल पर्सन, नॉट अ डॉक्टर? Not a doctor. Right. Okay. The best thing is to call for help. अगर आप CPR दे सकते हैं उसकी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में सिर्फ उसका हार्ट बंद हुआ है, तो आप थम्पिंग कर सकते हैं मिडिल ऑफ द चेस्ट में, मिडिल ऑफ द चेस्ट, कुछ नहीं, आप सिर्फ थम्पिंग करें ऐसे जोर जोर से। अगर ये करने से अगर तो वो रिवाइव हो जाता है पेशेंट तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके जाएं ताकि वहां जाके उसको CPR, ऑक्सीजन प्लस डिफिब्रिलेटर्स, यहाँ जिसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जैसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है, 2 पैडल को रगड़ के और उसको लगाया जाता है, तो झटका लेती है बॉडी, जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलती है तो हार्ट वापस से कंट्रैक्शन में आ जाता। बात ये है कि उस नॉर्मल पर्सन को वो आना चाहिए और वो इंस्ट्रूमेंट उसके पास होना चाहिए। ये नॉर्मल पर्सन के बस की बात ही नहीं है, इतना एक्सपर्ट होना जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मींस ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं ताकि वो हमें वो चीजें हो ही ना। ओके, इसके लिए तो सबसे पहली चीज हेल्दी लाइफस्टाइल। राइट। आप स्ट्रेस फ्री, मैं कहना तो मतलब मेरे लिए बहुत आसान है स्ट्रेस फ्री, लेकिन स्ट्रेस फ्री हो नहीं सकता है इंसान, सबके पास कुछ ना कुछ थोड़ा स्ट्रेस है ही ट्रू।
लेकिन अपने आप को जितना स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। मेंटेन एक्टिव लाइफस्टाइल। एक्टिव लाइफस्टाइल में कम से कम 15 मिनट की योगा और आधे घंटे की वॉक। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर आप प्लेयर हैं, कुछ खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है टू मेंटेन योर हेल्थ। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा। दूसरा, हैविंग मील्स एट प्रॉपर टाइम्स। मतलब आपका एक मील जो है वो ब्रेकफास्ट कभी तो 8 बजे हो रहा है, कभी 12 बजे हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। हाँ, 8 से 8:30 बजे के बीच में आप रेगुलर अगर करते हैं तो हमारी कोशिश ये है पेशेंट को एडवाइस करने की, वो 8 साढ़े 8 बजे के बीच में नाश्ता कर ले। राइट। खाना 2 और 2:30 बजे के बीच में अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी। और शाम का जो खाना है वो प्रॉपर टाइम पे खाएं, बहुत लेट नहीं खाएं, और सोने से कम 1.5 घंटा पहले खाना खाएं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, माय सजेशन इज वज्रासन। ओके। आफ्टर हैविंग द फूड, दैट इज द ओनली आसन विच यू कैन डू इवन आफ्टर हैविंग फूड। राइट। सिर्फ एक ही आसन है। और अगर आप 5 मिनट उस आसन में बैठ जाते हैं तो आपकी 5 से 7 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 से 7 किलोमीटर की वॉक हो जाती है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बिना सहारे के कमर बिल्कुल सीधी करके पैर पीछे करके बैठना है। बैठना तो वैसे ही है, लेकिन आप सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हैं। आपकी मसल्स इनिशियली जो हैं वो बहुत स्टिफ होती हैं, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा, बैक में दर्द होने लगेगा, तो आप स्टार्ट कीजिए आधे मिनट से, 1 मिनट से, और ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाइए। और अगर कर सकें तो 10 मिनट के लिए अगर आप रात में एक बार भी कर लें, वैसे तो हम कहते हैं दिन में भी करें, दोपहर को भी करें और रात को भी करें, तो 3 बार अगर वज्रासन कर लें तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगी कि हमारी जो ये वाइट चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैदा हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब चीज़ें हमें अपनी लाइफ से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और बल्कि अवॉइड ही करना चाहिए। आई टोटली एग्री विद योर स्टेटमेंट। इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहूँगा। वी शुड कम बैक टू आवर एंसेस्टर्स स्टाइल ऑफ लिविंग, जिसमें अनकुक्ड फूड ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए। और मुझे बड़े अच्छे से याद है हमारे घर में, फॉर दैट मैटर हमारे पूरे कुनबे में खांड पहले खाई जाती थी, शुगर नहीं चलती थी। आजकल रिफाइंड शुगर, डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड शुगर भी आ गई है। तो जितनी वो रिफाइनमेंट होती जा रही है उतनी की ज़्यादा उसमें केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, उतनी हमारे लिए वो नुकसान करती है। सो मेरी सजेशन ये रहेगी, लेट्स गो बैक टू अवर प्रीवियस जनरेशन। वो जैसे खांड खाते थे, आप खांड खाइए वाइट शुगर की जगह पे। नेचुरल स्वीटनर्स यूज करें, जैसे स्टीविया है, स्टीविया प्लांट घर में लगा लें। राइट। तो वो नेचुरल शुगर है, प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगी, और आपका जितना भी ये सब है, जो कॉम्प्लिकेशन शुगर की वजह से जो डिजीजेस आ रही हैं वो बच जाएंगे। सर, अब जानते हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट यदि किसी को हो गया है तो उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो कितना होता है? ऐसा है, रिकवरी प्रोसेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि पेशेंट कितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा और कितनी जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। राइट। प्लस क्या उसको हमने हॉस्पिटल जाने से पहले होम्योपैथिक मेडिसिन दे पाए कि नहीं दे पाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस पेशेंट को हॉस्पिटल जाने से पहले अगर कुछ हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दे दी है तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसकी रिकवरी टाइम बहुत शॉर्ट हो जाती है। लेकिन अगर ये ऐसे ही पहुंचा है पेशेंट तो उसकी रिकवरी 2 हफ्ते से लेके 2 साल भी हो सकती है। और रिकवरी कितनी होगी वो भी हम श्योरली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस केस में पहले तो इमरजेंसी में कितनी देर उसको एडमिट करना पड़ा, इंटेंसिव केयर में कितनी देर एडमिट करना पड़ा, कितनी एलोपैथिक मेडिसिन दी गई, उसके बाद में पेशेंट एम्बुलेटरी हुआ, कितने दिन में हुआ, और उसके बाद में जब वो घर पहुंचा
तो उसकी फिजिकल थेरेपी, जो रिहैबिलिटेशन थेरेपी बोलते हैं, हाँ, वो हुई कि नहीं हुई। पेशेंट ने कितना टेक केयर किया अपने आप को? पेशेंट इसमें ज़्यादा रोल पेशेंट का तो बाद में आता है। सबसे पहले अटेंडेंट का रोल है। हाँ। क्या वो उसको उसी ढंग से देखते हैं जैसे कि वो पहले देख रहे थे उसको बीमार होने से। हाँ। द केयर विच द पेशेंट गेट्स आफ्टर गेटिंग अ कार्डियक अरेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है कि लव एंड अफेक्शन उस पेशेंट को मिलना चाहिए। राइट। तो सर अब हम जानते हैं कि जो मेन हमारा फोकस भी है कि जो होम्योपैथी है किस तरीके से कार्डियक अरेस्ट में काम आती है, किस तरीके से हेल्प करती है। ओके। इसमें दो रोल्स हैं। फर्स्ट इज प्रिवेंटिव। हमारे पास पेशेंट कोई लेके आ रहा है कंप्लेंट, उसको अभी कुछ हुआ नहीं है, ना हार्ट अटैक है ना कार्डियक अरेस्ट है, क्योंकि वो पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचेगा। हमारा रोल तो या तो इमीडिएटली पहले उसको दे के बचाने के लिए या उसके बाद में उसकी रिहैबिलिटेशन के साथ में अपनी मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए। इसमें छोटा सा रोल हम ये मानते हैं कि होम्योपैथी जब भी हम स्टार्ट करें ऐसे पेशेंट के लिए, जब हमारे पास पेशेंट आता है और हमें ये लगता है शायद आगे चल के इस पेशेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन एज होम्योपैथी उसका बहुत बड़ा रोल है। राइट। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ भी सिम्टम्स हैं, पेशेंट आके कहता है जी मुझे और तो कुछ हो नहीं रहा, चेस्ट में हैवीनेस है। भाई हैवीनेस क्यों है, उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना। और पेशेंट का मेंटल स्टेटस क्या है जब वो लेके आता है। राइट। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो किस चीज़ के लिए आ रहा है? क्या वो सिर्फ यही लेके आ रहा है कि मेरे को हैवीनेस है, या वो इस फियर के साथ में आ रहा है कि मेरे को आगे चल के कुछ हो सकता है। ठीक है। या ये फियर लेके आ सकता है कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। एक पेशेंट आके ये कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो सिर्फ ये लगता है यार मेरी अब लाइफ ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? डॉक्टर साहब मेरी लाइफ ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मेरी डेथ होने वाली है। ऐसे केसेस में, ऐसे सारे केसेस में होम्योपैथी हैज़ ए वंडरफुल रोल टू प्ले। पेशेंट की रिकवरी के लिए, फिजिकल रिकवरी तो बाद में आएगी, सबसे पहले होम्योपैथी से हम क्या ठीक करते हैं? पेशेंट की थॉट प्रोसेस। उस थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए अगर हम उस पेशेंट की मदद कर पाएं तो आई विल बी ग्रेटफुल टू गॉड। अगर कोई मैं पेशेंट किसी की मदद कर पाता हूं तो मैं उसके लिए थैंकफुल होता हूं कि वो मेरे पास आया। आई एम ग्रेटफुल कि वो मेरे पास आया और मुझे उसने, पेशेंट ने मदद करने के लिए मौका दिया। सो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम अ होम्योपैथ एंड आई एम एबल टू हेल्प पीपल in recovering from all these problems. Chronic incurable diseases as we say. अभी तक तो हम प्रिवेंटिव पार्ट की बात कर रहे थे। अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेशेंट को ऑलरेडी प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ और उसकी रिकवरी में अब हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो what I suggest to the patients is कि जैसे ही आपको ये पता लगता है कि प्रॉब्लम्स हुई हैं कुछ भी, आप इमीडिएटली सीक द हेल्प ऑफ अ क्वालिफाइड होम्योपैथ। किसी अनक्वालिफाइड होम्योपैथ के पास नहीं जाएं प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है ये आप सभी से कि आप हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ की हेल्प लें। वो आपकी सिम्टम टोटालिटी पे, व्हाट इज द बेसिस ऑफ होम्योपैथी? वी गो बाय सिम्टम टोटालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। उसको देखते हुए अगर हम पेशेंट की प्रॉपर मेडिसिन अगर निकालें, जिसको कि हम सिमिलिमम बोलते हैं, जेनेटिक सिमिलिमम एंड जीनस सिमिलिमम, तो अगर हम वो दोनों तक पहुंच पाएँ तो मेरे ख्याल से पेशेंट की रिकवरी में बहुत हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसकी रिकवरी होती है। और रिकवरी के लिए जस्ट गो टू अ होम्योपैथ, क्वालिफाइड होम्योपैथ एट दैट। वो आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे और जैसे ही वो आपकी केस टेकिंग करेंगे तो आपको प्रॉपर वो मेडिसिन देंगे। सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है रेगुलर, कि आप लगातार दवा खाएं और फॉलोअप्स के लिए रेगुलरली जाएं।
दिस विल हेल्प यू इन रिकवरिंग फास्टर। अभी मैं आप सबके साथ में एक एक सिम्टम, उसके साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन और उसका एक रेड लाइन सिम्टम ये शेयर करना चाहता हूँ। चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, ये है फर्स्ट सिम्टम, और इसके लिए हम लोगों के पास जो इनिशियल मेडिसिन हम देते हैं दैट इज़ आर्निका मोंटाना। और आर्निका मोंटाना का एक जो रेड लाइन सिम्टम है वो है सोर ब्रूज्ड फीलिंग। वो ऐसी फीलिंग है कि आपको चेस्ट में कुछ हो रहा है, सोर ब्रूज फीलिंग है, और वो अल्टीमेटली वो सोर ब्रूज जो फीलिंग है वो आपको पूरी बॉडी में फील होना शुरू हो जाती है, जिसमें कि आपको ये समझ में नहीं आता कि वैसे तो कुछ नहीं है लेकिन ये सोर ब्रूज फीलिंग क्यों है। दूसरा सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में हम लोग जो दवाई अक्सर यूज़ करते हैं वो है कार्बोवेजिटेबल्स। इसके लिए पेशेंट फेंटिंग सेंसेशन कंप्लेंट करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, और एक रेड लाइन सिम्टम जो है कार्बोवेज का, पेशेंट ये कहता है मेरे को मुंह पे हवा करो, फैन के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, एसी के सामने जाके खड़ा हो जाएगा, मेरे को मुंह पे हवा करो। दिस इज द रेड लाइन सिम्टम फॉर कार्बोवेज। तीसरा है इसमें पैल्पिटेशंस। पेशेंट्स अगर कंप्लेन करते हैं कि उनको पैल्पिटेशंस हो रही हैं तो नॉर्मली हम ऐसे केसेस में स्पाइजिलिया यूज़ करते हैं, और इसके लिए स्पाइजिलिया जो है वो पैल्पिटेशन, पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मेरे को कभी कभी अपना हार्ट धड़कता हुआ भी दिखता है, वो इवन कपड़े भी हिलते हैं। इसमें ऐसी अगर सिचुएशन कोई आती है जिसमें पैल्पिटेशन इतनी ज़्यादा फील होती है पेशेंट को, तो हम अक्सर स्पाइजिलिया यूज़ करते हैं। डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस, ये एक और सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, जिसके लिए कि हम अक्सर कोनियम मैक करके जो हमारे पास मेडिसिन है विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, उसको यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो रेड लाइन सिम्टम है लाइट हेडेडनेस विद वर्टिगो, स्पेशली ऑन मूविंग द हेड और चेंजिंग पोजीशन। अब मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर कर रहा हूँ। वो सिम्टम्स ऐसे हैं कि हमारे को मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं, 1 2 3, हमारे पास तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हमारे पास आते हैं वो इस तरह हैं। चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट, इसके लिए पेशेंट जो हमारे को कंप्लेन करता है सोर ब्रूज्ड फीलिंग इन द चेस्ट और द होल बॉडी, अनएक्सप्लेन्ड, जिसका कोई राइम एंड रीजन नहीं है। दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। पेशेंट उसको ये फील होता है कि मुझे सांस नहीं आ रही। मतलब पेशेंट को हमने जब देखते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आता है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो सांस ही नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। और अक्सर ऐसे में पेशेंट कुछ ऐसे सोर्स के पास जाके खड़ा होना चाहता है जहाँ पे कि उसको फेस पे हवा आए, जैसे कि फैन के नीचे खड़ा हो जाएगा या एसी के डक्ट के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाएगा। राइट। तीसरा है पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस का मतलब ये है हार्ट जोर जोर से धड़कता है, और धड़कना खाली धड़कने तक सीमित ना रह के अगर हमारे को ये दिखने लगे कि उसके कपड़े भी साथ में हिल रहे हैं उसके, मतलब विजिबली इफ वी कैन सी। अब चेस्ट पे हाथ रखोगे तो आपको तो फील होगा, लेकिन अगर आपको उसके चेस्ट के कपड़े भी हिलते हुए दिख रहे हैं उससे, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया वो सिम्टम आता है, वायलेंट पैल्पिटेशंस विद शूटिंग पेन। ये एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन को पॉइंट करता है। उसके बाद है डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस। इस केस में हम लोग लाइट हेडेडनेस, जब पेशेंट को ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है या उसको वर्टिगो होने लगता है, तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। फिर है नोजिया या वॉमिटिंग। पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि मुझे नोजिया हो रहा है, एम्प्टी नोजिया, मतलब
करने की कोशिश कर रहा है, वॉमिटिंग नहीं आ रही है तो, और यहाँ थोड़ी सी वॉमिट आई और उसके बाद वो रेचिंग उसको होती जा रही है, इवन हेयर होम्योपैथी हेल्प्स। उसके बाद है स्वेटिंग। स्वेटिंग आपको इंटेंस स्वेटिंग, इतनी इंटेंस स्वेटिंग कि पूरे कपड़े जो है ऐसे लगा जैसे किसी ने बाल्टी पानी ला के डाल दिया। यहाँ पेशेंट सिर्फ ये करे कि मुझे तो ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है, ठंडा ठंडा पसीना आ रहा है, तो इसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन विल वर्क वंडर्स। फिर है वीकनेस या फटीग। कुछ नहीं है, पेशेंट सिर्फ ये कंप्लेन कर रहा है जी मुझे तो वीकनेस हो रही है या फटीग हो रहा है, और अक्सर इसके साथ में ये कंप्लेन करते हैं कि जी मुझे आंखों पे भारीपन हो रहा है, आंखें खोलने का दिल नहीं कर रहा है। लेकिन ये पेशेंट सवाल बहुत करेगा आपसे, ये भी एक होम्योपैथिक मेडिसिन का पॉइंटर है। पेन या डिस्कम्फर्ट चेस्ट में, इसके साथ साथ या राइट शोल्डर में या लेफ्ट शोल्डर में या आर्म में, अगर ये जाता है तो दिस इज अगेन अ पॉइंटर फॉर अनदर वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके बाद में रैपिड या इर्रेगुलर हार्ट बीट, जिसको एरिथमिया भी बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में, तो उससे उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। और लास्ट जो इसके लिए सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है, अगर पेशेंट आपके पास लाया गया जब तब तक वो बेहोश हो चुका। अगर वो बेहोश हो गया है तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक ड्रॉप अगर उसकी टंग पे डाल देंगे तो कार्डियक अरेस्ट में जाता हुआ पेशेंट भी उठ के वापस खड़ा हो जाएगा और हमें इतना मौका दे देगा कि हम उसको हॉस्पिटल तक ले जा सकें। सर, अब हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दें रिलेटेड टू कार्डियक अरेस्ट। देखिए, there is an age old saying, 1 ounce of prevention is better than 1 pound of cure। अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करना शुरू कर दें कि हम उस स्टेज तक जाएं ही नहीं तो कितना अच्छा होगा। राइट, यू विल रिमेन हेल्दी। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट हो ही गया और आप हॉस्पिटल पहुंच ही गए तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि जैसे ही आप घर आते हैं, वैसे तो हम ये कहते हैं कि इवन इन ICUs द होम्योपैथिक डॉक्टर इफ कैन सी द पेशेंट एंड स्टार्ट द मेडिकेशन, तो उसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाता, हम लोग तो चले जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स हमें अलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं जा पाते हैं उस समय, लेकिन जैसे ही पेशेंट घर आता है उस समय ही इमीडिएटली होम्योपैथिक मेडिसिन शुड बी स्टार्टेड, ताकि उस पेशेंट की एक तो रिकवरी हो जाए जल्दी से, दूसरा खाली रिकवरी नहीं, उसके सारे फंक्शंस जल्दी से स्टार्ट हो जाए। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के बाद में आपको यही नहीं मालूम है कि कितनी रिकवरी होगी, मोबिलिटी कितनी आएगी, लॉस ऑफ मेमोरी जो हुआ है वो कितना आएगा। बट वंस वी स्टार्ट होम्योपैथिक मेडिसिन तो इमीडिएटली ये रिकवरी शुरू हो जाती है एंड वी कैन हेल्प द पेशेंट इन रिकवरिंग मच फास्टर। और मेरा यही मैसेज है कि आप सब लोग होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएं जो कि क्वालिफाइड हैं, और उसके साथ साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल ऐसे पेशेंट्स के लिए शुरू करें। Thank you, sir, for providing this much of information to us and to our viewers. Thank you, Dr. Manju, for giving me the opportunity to share my experiences with you. Thank you, SBL, and thanks to you, आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सबसे ज़्यादा योगदान आपका है। हम तो एक छोटा सा माध्यम है जो आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि होम्योपैथी इज़ सेफ एंड इफेक्टिव। It works faster when the patient comes to us in the very initial stages. Thank you.
उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।